डियर स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक को हम आज आगे और कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखिए दो सिस्टम होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो सिस्टम होता है। एक सिस्टम हमारा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक और सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और वो है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, तो आज हम इसी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, और इसके अलावा देखेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जाइलम और फ्लोएम, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमंस के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ठीक, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम किन चीजों से बना होता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज, जिस तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या देखा था हमने, ब्लड कैपिलरीज होता है बिल्कुल पतला पतला ट्यूब, ऐसे ही ये भी होता है। ठीक, दूसरा जो है वो है आपका लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। तीसरा कंपोनेंट होता है आपका लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का एक और नाम होता है लिम्फ ग्लैंड्स। ठीक है, इसके अलावा इसका चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिम्फ। ठीक है, लिम्फ को कभी कभी लिम्फ फ्लूइड भी कहा जाता है, लिम्फ फ्लूइड। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स हैं जिससे कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बना होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं ये कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, क्या शेप होता है और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फ कैपिलरीज की। लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। देखिए लिम्फ कैपिलरीज क्या होता है। ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाता है। ठीक, तो ये जो लिम्फ कैपिलरीज है ये टिश्यूज के बीच में पूरे बॉडी में पाया जाता है। ठीक, तो हम यहाँ समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ सेल्स हैं। ठीक, ये कुछ सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये सेल्स मिलकर के कोई एक टिश्यू बना रहा है। ठीक है, तो इस टिश्यू के अंदर क्या है, लिम्फ कैपिलरीज पाया जाता है। मान लेते हैं ये एक लिम्फ कैपिलरी है। तो लिम्फ कैपिलरी क्या होता है, एक ट्यूब होता है। ठीक है, बहुत ही पतला ट्यूब, बहुत ही पतला पाइप होता है, बट इसका जो एंड होता है ना वो ओपन नहीं होता है, देखो क्लोज्ड एंड होता है। ठीक है, और इसका जो वॉल है ना, ये जो आप देख रहे हो कैपिलरी लिम्फ कैपिलरी जो देख रहे हो, इसके वॉल में ना पोर्स होते हैं। ठीक है, ये पोर्स होते हैं, और इसमें जो पोर्स होता है ना वो ब्लड कैपिलरीज से बड़ा बड़ा होता है। ब्लड कैपिलरीज में क्या छोटा छोटा पोर्स होता है, बट लिम्फ कैपिलरीज में बड़े बड़े पोर्स होते हैं, और ये पूरे बॉडी में होता है। जैसे अभी हमने एक दिखाया, इस तरीके के कई थाउजेंड्स कैपिलरीज हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो लिम्फ कैपिलरीज क्या होता है, दीज आर क्लोज्ड एंडेड thin tubes
closed-ended thin tubes found in ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और इसके जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, lymph capillaries contains pores, इसमें पोर्स होते हैं। ठीक, चलिए दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है आपका लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट है आपका लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल क्या होता है, जैसे ये एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट में एक कैपिलरी है, ठीक है, इसी तरीके से और भी सेल्स होंगे। यहां पर भी क्या होगा, एक कैपिलरी होगा इस तरीके का, बिल्कुल नैरो होता है। यहां तो मैं आपको बड़ा सा छाप के दिखा रहा हूं। तो ये वाला जो कैपिलरी है ना, इसमें भी पोर्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे छेद होंगे। अब ये दोनों कैपिलरीज है ना, यहां आकर के यूनाइट हो जाएंगे। देखिए दोनों आकर के यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो जहां पे ये दोनों जुड़ रहे हैं उसके आगे ये क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। ये बहुत थिन है, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा मोटा हो गया। तो जहां पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज मिलके और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, इसको हम कहते हैं ब्लड वेसल, सॉरी लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स कब बनता है, जब बहुत सारे लिम्फ कैपिलरीज एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो लिम्फ वेसल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, दीज आर थिन ट्यूब्स, these are thin tubes formed by the joining several lymph capillaries at a point, ठीक है। एक पॉइंट पे बहुत सारे लिम्फ कैपिलरीज आकर के ज्वाइन हो जाएंगे, तो वहां पर जो एक ट्यूब बनेगा उस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, लिम्फ वेसल्स बोलेंगे, ठीक है। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे पतले पतले पाइप जिस तरह से आकर के एक जगह पे कनेक्ट हो जाता है और वहां मोटा पाइप बन जाता है। तो लिम्फ वेसल जो होता है वो क्या होता है, मोटा पाइप होता है, और लिम्फ कैपिलरीज क्या होता है, पतला पाइप होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, तीसरा कंपोनेंट जो हमने देखा था वो था लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स, या इसी को लिम्फ ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक। तो लिम्फ ग्लैंड क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज में पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लिम्फ नोड्स, ठीक। इसके अंदर जो है ना, लिम्फ नोड्स के अंदर होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इसको हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। किसको, लिम्फ नोड में पाए जाने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये अटैच रहता है किससे, लिम्फ वेसल से अटैच रहता है या फिर लिम्फ कैपिलरीज से, है ना। पतला वाला को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो लिम्फ नोड क्या होता है, दीज आर द glands attached with
lymph vessels or capillaries containing WBCs। ठीक है, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो लिम्फ वेसल से या कैपिलरी से अटैच होते हैं, जिसमें कि WBCs होते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद है हमारा लिम्फ। ठीक, ये लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ जो होता है ना, देखिए सेल्स के बीच में जो खाली जगह है ना, यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ठीक, ये टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? ये टिश्यू फ्लूइड जो है ना, सीप करके, सीप कहने का मतलब SEEP, सीप का मतलब होता है रीसना, रीसना। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे ये सीप करके ये टिश्यू फ्लूइड ना इसके अंदर चला आता है। किसके अंदर चला आता है? लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, किसके जरिए? पोर्स के जरिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड होता है, देखिए ये फ्लूइड, यही फ्लूइड लिम्फ फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, तो लिम्फ क्या है? इट इज फ्लूइड फाउंड, इट इज, देखो ये क्या है ना, ये जो फ्लूइड है जब ज्यादा अमाउंट में रहेगा ना एक जगह पे तो येलो कलर का दिखेगा, और अगर ज्यादा अमाउंट में नहीं रहे तो कलरलेस दिखेगा। तो इसे हम कह सकते हैं इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस और लाइट येलो, एकदम हल्का येलो दिखाई देगा, लाइट येलो फ्लूइड, येलो फ्लूइड similar to blood plasma, in composition। ठीक है, तो लिम्फ की बात करें तो ये कलरलेस या फिर लाइट येलो कलर का फ्लूइड होता है, और इसका बनावट जो है ना ब्लड के प्लाज्मा की तरह होता है। जिस तरह ब्लड का प्लाज्मा क्या होता है, उसमें वाटर होता है ना, मेनली 90 से 92%, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स वगैरह होता है। इसमें भी क्या है, वाटर और प्रोटीन्स वगैरह का ही ये फ्लूइड होता है। ठीक, और ये ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो आपको लाइट येलो दिखेगा, और कम अमाउंट में रहेगा तो आपको ये कलरलेस भी दिख सकता है। ठीक, अच्छा, अब ना जिस तरह ब्लड में हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड बहुत सारा चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, फूड को, हार्मोन्स को, साल्ट्स को। जिस तरह ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, इसी तरह लिम्फ भी ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारी चीजों को। ठीक है, यानी कि ये भी एक मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, इट इज अनदर medium of transport, it is another medium of transportation in body। ठीक है, ये बॉडी में दूसरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। ठीक, देखिए पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। ये जो आप देख रहे हो, ये टिश्यू फ्लूइड भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये टिश्यू के बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड। ठीक, ये क्या करता है, इस टिश्यू फ्लूइड में या सेल्स के बीच में पाया जाता है आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये देखिए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका है प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक, प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स भी होता है।
चलिए ये मान लेता हूं, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये आपका है फैट मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए क्या है स्टूडेंट्स, डाइजेशन के बाद हमारा स्टोमक क्या करता है, स्टोमक के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है ना, सॉरी स्टोमक एक अलग पार्ट है, इंटेस्टाइन जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो इंटेस्टाइन के अंदर वीलस होता है, वीलस, और बहुत सारे वीलस को विलाई कहते हैं हम लोग। तो जो विलय होता है, ठीक है, वो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब करता है। तो जब अब्सॉर्ब करता है ना, तो उस अब्सॉर्ब फूड को हमारा जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के सभी पार्ट तक। लेकिन कुछ बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इस बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। ब्लड कैपिलरीज इतना पतला होता है और ब्लड कैपिलरीज के वाल्स में जो होल होता है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसमें लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकता। ठीक, तो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का हमारा ब्लड कैरी नहीं करता है, तो क्या होता है, जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बच जाता है ना, वो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स स्पोर के जरिए सीप करके यहां चला आता है। ठीक है, किसमें चला आता है, लिम्फ कैपिलरी में। इसके अलावा जो फैट मॉलिक्यूल्स है उसे भी हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो फैट मॉलिक्यूल्स चूंकि हमारे बॉडी को इसकी जरूरत होती है और ब्लड इसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। तो फैट मॉलिक्यूल्स भी क्या है, पोर्स के जरिए कैपिलरीज के अंदर आ जाता है। कौन सा, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। और ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, टिश्यू फ्लूइड भी सीप करके इसके अंदर चला आता है, और जब ये इसके अंदर चला आता है तब हम इसे बोल देते हैं कि ये अब लिम्फ बन गया है ना। तो लिम्फ जो है वो फ्लूइड होता है, ठीक है, ये सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है वही सीप करके कैपिलरी के अंदर चला आता है। ठीक, तो अब क्या है, ये एक मीडियम बन गया, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा चीज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया, लिम्फ। ठीक, तो अब क्या होता है कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि कैपिलरी के अंदर चला गया, और ये जो फैट मॉलिक्यूल्स है ये भी अंदर चला गया। इसके अलावा कुछ सेल डेड हो जाते हैं, है ना, कुछ सेल मर जाता है हमारे बॉडी के अंदर, एवरीडे बहुत सारे सेल्स मरते हैं। तो जो मरा हुआ सेल है ना, ये भी क्या होता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है, बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स भी चले आते हैं कहाँ पे, इसी कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी के अंदर ये टुकड़े चले आते हैं। इस तरीके से तीसरा जो चीज है जो लिम्फ कैपिलरी के अंदर एंटर करता है वो है आपका फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल। तो एक तो फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल को हमारा जो है लिम्फेटिक सिस्टम कैरी करता है, दूसरा किसको कैरी करता है, ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, ठीक, और किस चीज को ये ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है फैट्स मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। इन सब के अलावा क्या है कि अगर टिश्यू के सेल्स के बाहर अगर कोई जर्म्स है, ठीक है, या कोई ऐसा माइक्रोब्स जिससे कि बीमारी पैदा हो सकता है, उस माइक्रोब को भी ये लिम्फ कैपिलरी अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जर्म्स को भी, है ना, टिश्यू के अंदर जो जर्म्स पाया जाता है ना, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर, सेल के अंदर होगा तो उसका अलग प्रोसेस है किलिंग का, जो कि लाइसोसोम्स वगैरह करते हैं, ठीक। तो सेल के बाहर टिश्यू में अगर कहीं कोई जर्म्स है तो वो भी सीप कर जाता है कहाँ, कैपिलरी के अंदर। तो इन सभी चीजों को, है ना, ट्रांसपोर्ट करने वाला जो है वो है आपका लिम्फ, ठीक। जिस तरह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे ही लिम्फ इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। अब लिम्फ एंटर करता है किसमें, लिम्फ कैपिलरी के अंदर, किसके जरिए, पोर के जरिए। अब बहुत सारे कैपिलरीज यूनाइट होकर के चले आते हैं कहां पे, लिम्फ वेसल्स में। अब लिम्फ वेसल क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा डायमीटर का होता है लिम्फ कैपिलरी के जरिए, और यहाँ पे लिम्फ नोड्स पाया जाता है। तो लिम्फ नोड्स में जो WBC होते हैं वो क्या करते हैं, जो जर्म्स लिम्फ के अंदर पाया जाता है, जर्म्स, है ना,
जो जर्म्स लिम्फ के अंदर पाया जाता है, लिम्फ के अंदर, उन जर्म्स को किल कर देता है। कौन किल कर देता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि कहां से निकलते हैं? लिम्फ नोड से। तो लिम्फ नोड का फंक्शन क्या हो गया? ये WBC का यूज करके जर्म्स को किल करते हैं और लिम्फ को साफ करता है, यानी कि लिम्फ के अंदर जो जर्म्स होता है उसको साफ करता है। अब ये सफाई हो जाने के बाद लिम्फ अपने साथ साथ कौन सा चीज ले जाएगा? डेड सेल के फ्रेगमेंट्स को, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, फैट मॉलिक्यूल्स को। जर्म्स तो किल हो जाएगा, कौन किल कर देगा? WBC। अब ये लिम्फ वेसल क्या करता है? आगे जाकर के हमारे बॉडी के अंदर जो वेन्स होता है, वेन्स जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है ना, तो बड़े बड़े और मोटे मोटे जो वेन्स होते हैं ना, ये एक वेन है मान लो, ठीक, यहां ले जाकर के इन सबको छोड़ देता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ले जाकर के सबको मिला देता है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में किन किन चीजों को मिलाता है हमारा लिम्फ? तो डेड सेल के फ्रेगमेंट्स को, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, फैट मॉलिक्यूल्स को और जर्म्स को, यानी कि उन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन लिम्फेटिक सिस्टम करता है जिन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड सब जगह नहीं कर पाता है। ठीक, अब क्या है, एक और चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, ये वन वे ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि सिर्फ ये टिश्यू, जो हमारा टिश्यू होता है ना, टिश्यू के अंदर से मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करता है और कहां ले जाकर के छोड़ देता है? ये ले जाकर के छोड़ देता है वेन्स में। ठीक, ये मटेरियल वेन्स में से टिश्यू की तरफ कभी नहीं ला सकता लिम्फेटिक सिस्टम। ये सिर्फ क्या करता है कि जो टिश्यू के अंदर जो मटेरियल्स होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन ये वेन्स के अंदर कर देता है, बड़े वेन्स। अब बड़ा वेन क्या है? चौड़ा होता है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है, तो ये मटेरियल को हार्ट के जरिए फिर जहां चाहिए वहां पहुंचा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि ब्लड के अलावा कौन सा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में पाया जाता है? तो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के अलावा लिम्फ होता है। ठीक, अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम का काम पूछे कि लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शंस है, तो इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शंस है। ठीक, उसके बाद क्या ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन करता है? कहने का मतलब है कि ये वेन से टिश्यू की तरफ लाता है मटेरियल और टिश्यू से वेन की तरफ, क्या दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट करता है? तो ऐसा नहीं है। इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो वन वे होता है। ठीक, कैसा होता है? वन वे या यूनिडायरेक्शनल भी कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, वन वे ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर यूनिडायरेक्शनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए यहां पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, देखिए प्लांट के भी अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, तो देखिए प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन मेनली जिन चीजों का होता है वो है आपका फूड, है ना। लीफ के अंदर फूड बनता है ना, लीफ के अंदर फूड बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। और ये फूड पता है कौन से सेल्स के अंदर बनता है प्लांट में? मेसोफिल सेल्स, या उसी को फोटोसिंथेटिक सेल्स कहते हैं। ठीक, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अलावा हार्मोन्स का, ठीक है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अलावा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फिर मिनरल्स का। ठीक, तो ये वो मटेरियल्स हैं जिनका मेनली एक प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, चलिए तो देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। तो देखिए क्या है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना जो सिस्टम होता है ना, वो है आपका वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल। ठीक, वेस्क्यूलर बंडल होता है प्लांट के अंदर जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसको और कई नाम से जाना जाता है। वेस्क्यूलर बंडल के अलावा इसको हम लोग कंडक्शन बंडल भी कहते हैं, कंडक्शन बंडल भी कहते हैं, और इसे कंडक्शन टिश्यूज भी कहते हैं,
कंडक्शन टिश्यूज, ठीक। वेस्क्यूलर टिश्यूज भी कहा जाता है, वेस्क्यूलर टिश्यूज, ठीक है। तो भाई 4 नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर टिश्यू या कंडक्शन बंडल, कंडक्शन टिश्यूज कहते हैं। ये वो पार्ट है प्लांट के अंदर जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक। अब ये जो वेस्क्यूलर टिश्यू है या वेस्क्यूलर बंडल है ना, ये स्टूडेंट्स 2 तरह का होता है, ठीक। तो एक टाइप है आपका जाइलम, ठीक है। वेस्क्यूलर टिश्यू का एक पार्ट है जाइलम और दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स फ्लोएम, ठीक। दूसरा पार्ट फ्लोएम है, ठीक है। तो ये जो जाइलम है ना, जाइलम ये खुद 4 तरह के कंपोनेंट से बना होता है। तो अगर हम जाइलम के कंपोनेंट्स की बात करें तो जाइलम के कंपोनेंट्स है स्टूडेंट्स, एक है आपका जाइलम वेसल, सिर्फ हम यहाँ पे वेसल्स लिख रहे हैं, वैसे इसका पूरा नाम जाइलम वेसल्स होता है, ठीक है। दूसरा तरह का कंपोनेंट होता है जाइलम ट्रैकिड्स, मैं यहाँ सिर्फ ट्रैकिड्स लिख रहा हूं, ठीक। और तीसरा तरीके का होता है जाइलम पैरेंकाइमा, ठीक है, जाइलम पैरेंकाइमा, ठीक। इसके अलावा होता है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। ये 4 तरह के सेल होते हैं जिससे कि जाइलम टिश्यू बनता है और ये प्लांट के अंदर पाया जाने वाला परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक। इसी तरह अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला कंपोनेंट है इसका सीव ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब। इसको सीव एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, इसका एक और नाम है सीव एलिमेंट, ठीक। अच्छा, दूसरा जो है फ्लोएम का कंपोनेंट वो है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तीसरा जो इसका कंपोनेंट है, ठीक है, वो है आपका फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा, ठीक है। और चौथा इसका जो कंपोनेंट है वो है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप 3 पार्ट देख रहे हो, है ना, फ्लोएम का जो 3 पार्ट है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेंकाइमा, ये सब ना लिविंग होते हैं, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि फ्लोएम जो है ना वो लिविंग सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल्स के बने होते हैं क्योंकि इसका 3 तरह का सेल लिविंग होता है, जबकि फ्लोएम फाइबर जो है ना ये डेड होता है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर ये डेड सेल होता है, ठीक है, ये सेल इसका डेड होता है। और इसी तरह अगर हम जाइलम की बात करें तो सिर्फ ये जो जाइलम पैरेंकाइमा है ना, यही सिर्फ लिविंग होता है, ठीक है, यही सिर्फ लिविंग होता है। इसके अलावा वेसल्स हो गया, ट्रैकिड्स हो गया, जाइलम फाइबर, है ना, देखिए ये दोनों और ये, ठीक है, ये सब जो है वो डेड होता है, ठीक है। ये तीनों वेसल्स, ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर ये सब डेड सेल के बने होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई वेस्क्यूलर टिश्यू के कंपोनेंट्स जो कि जाइलम और फ्लोएम होता है। फिर जाइलम 4 तरह के सेल से बना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि समझ लेते हैं कि जाइलम किस तरह से वर्क करता है और फ्लोएम किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम इसका डिटेल जाने, शॉर्ट में ये जानते हैं हम लोग कि देखिए जो वाटर और मिनरल होता है ना, तो वाटर और मिनरल का कंडक्शन जो है जाइलम करता है, ठीक है, वाटर और मिनरल, ठीक, इन 2 चीजों का कंडक्शन जाइलम करता है, ठीक। और ये जो बच गया फूड और हार्मोन, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो फूड और हार्मोन, तो फूड और हार्मोन का कंडक्शन जो करता है वो फ्लोएम करता है, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक काम की चीज बता दूं, स्टूडेंट्स प्लांट्स भी कई टाइप के होते हैं, कुछ बहुत छोटे प्लांट होते हैं, कुछ मीडियम हाइट के होते हैं, कुछ बड़े हाइट के होते हैं, ठीक। तो ये जो चीजें पाई जाती है ना, जाइलम और फ्लोएम, है ना, ये जो पाया जाता है वो बड़े हाइट वाले प्लांट्स में पाया जाता है जिनका हाइट ज्यादा होता है। और हम
लॉन्ग हाइटेड प्लांट्स की ही बात करने वाले हैं, ठीक। लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर बहुत शॉर्ट, ठीक है, बहुत शॉर्ट हाइटेड प्लांट है तो उसके अंदर ना इस तरह का जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ डिफ्यूजन से हो जाता है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है अगर बहुत छोटा प्लांट है, ठीक। लेकिन अगर मीडियम हाइटेड और बड़े हाइट वाले हैं तो उसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। एक और चीज आपको बता दूं कि अगर नन फ्लोरिंग प्लांट है, नन फ्लोरिंग, ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं लगते, ठीक है, जिस प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं बनता, तो नन फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर ना जाइलम तो होता है लेकिन जाइलम का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट उसमें होता है, ट्रैकिड्स, ठीक है। सिर्फ नन फ्लोरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जाइलम ट्रैकिड्स होता है, जाइलम ट्रैकिड्स, ठीक है, ये वाला होता है। साथ में जाइलम पैरेंकाइमा भी होता है, जाइलम फाइबर भी होता है, ये तीनों चीजें होती है किसमें, नन फ्लोरिंग प्लांट रहा तो, लेकिन उसमें जाइलम वेसल नहीं पाया जाता है। और अगर फ्लोरिंग प्लांट है, फ्लोरिंग जिसमें कि फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है, फ्लोरिंग प्लांट्स, तो फ्लोरिंग प्लांट्स में स्टूडेंट्स ये सब कुछ होता है, वेसल्स भी होता है, ट्रैकिड्स भी होता है, जाइलम पैरेंकाइमा भी होता है, जाइलम फाइबर भी होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दिया। तो चलिए हम देखते हैं कि जाइलम की बनावट क्या होती है ना, ये सेल्स किस तरह से अरेंज होते हैं और जाइलम किस तरह से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। चलिए तो देखिए क्या है, मान लेते हैं यहां पर एक कोई प्लांट है, ठीक, इस तरीके का कोई प्लांट है, ठीक है, और मैं थोड़ा सा मोटा ले रहा हूं यहाँ पे स्टेम, ठीक है, इतना मोटा इसका स्टेम है, ठीक है, ताकि हम लोग समझ पाए। इस तरीके का ये सॉइल है, ठीक, इधर सारा सॉइल है, ये स्टेम है और ये क्या है, लीफ है, ठीक। तो क्या होता है कि जो जाइलम होता है ना, जाइलम टिश्यू, ये बिल्कुल इसके सेंटर में होता है, एकदम बीच में होता है, ठीक। अब ये जो जाइलम टिश्यू है, अभी हमने देखा कि ये 4 तरह के सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है जाइलम वेसल। तो जाइलम वेसल कैसे होता है आइए हम देख लेते हैं। जाइलम वेसल क्या होता है, देखिए इस तरह का एक सेल होता है, ठीक है, इस तरीके का एक सेल होता है, ठीक, इस तरीके का एक सेल होता है। अब ये सेल है ना, इसका ये वाला किनारा खुला रहता है और ये वाला किनारा भी खुला रहता है, ठीक है, ये जाइलम वेसल है। और जाइलम वेसल के अंदर देखिए यहाँ पे है ना, इसके किनारे किनारे ना एक सब्सटेंस पाया जाता है, लिग्निन, ठीक है, क्या पाया जाता है, लिग्निन, ठीक। तो देखिए ये लिग्निन होता है और इसका जो बाहर है ना, ये देखिए लिग्निन होता है अंदर और इसके बाहर जो है वो होता है सेल वॉल, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है वो खाली जगह है, यहाँ सिर्फ सेल वॉल है, फिर इसके अंदर यहाँ पे नीचे लिग्निन है। तो 2 लिग्निन के बीच में एक छोटा सा खाली जगह यहाँ पे रहता है, देखिए इसको हम कहते हैं पिट, ठीक है, पिट कहते हैं। इस तरह से एक सेल जाइलम वेसल हो गया। अब इसी के नीचे एक दूसरा जाइलम वेसल होता है, ठीक है, इस तरीके से दूसरा जाइलम वेसल होता है, इसके भी किनारे ओपन होते हैं। तो एक जाइलम वेसल, दूसरा जाइलम वेसल, फिर इसी के नीचे इस तरह से तीसरा जाइलम वेसल होता है। तो बहुत सारे जाइलम वेसल्स मिल करके क्या बना देता है, एक पूरा कंडक्शन चैनल बना देता है। देखिए जाइलम वेसल, बहुत सारे जाइलम वेसल्स मिल करके क्या है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। इसी तरह इसके किनारे ना पतला पतला ट्रैकिड्स होता है, ठीक है। अभी हमने बताया आपको कि जाइलम का दूसरा पार्ट ट्रैकिड्स भी होता है। तो ये जो आप मोटा वाला देख रहे हो जो कि बिल्कुल कंडक्शन चैनल बना रहा है, ठीक है, ये वेसल्स बनाता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे और क्या होता है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या होता है, ठीक है, मैं अभी पिट्स को हटा दे रहा हूं। पिट्स एक्चुअली क्या होता है, जाइलम वेसल का वो पार्ट होता है जहां लिग्निन सब्सटेंस नहीं पाया जाता है, ठीक है, यानी कि पिट वो जगह होता है जहां पे पतला होता है वेसल, ठीक है। खैर उससे ज्यादा मतलब नहीं हमें पिट से। अब ट्रैकिड्स क्या है,
यहीं पे इसी के बगल में पाया जाने वाला पतला पतला सेल्स होता है। देखिए इस तरह का टेपरिंग एंड वाला, टेपरिंग एंड मतलब आगे भी पतला नीचे भी पतला, और ये क्लोज्ड होता है। देखिए खुला हुआ नहीं रहता ये, ठीक। फिर इसी के बगल में यहाँ पे एक दूसरा पाया जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो ट्रैकिड्स में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ट्रैकिड्स, इसके सेल में क्लोज्ड एंडेड होते हैं। ये वाला किनारा बंद है, ठीक। फिर ये वाला किनारा बंद है। लेकिन वेसल में ऐसा नहीं है, पूरा समझो कि एक जैसा का मेल होता है पूरा, ये एक चैनल के जैसा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से चैनल के जैसा हो जाता है वेसल्स, ठीक। अब ट्रैकिड्स में क्या है कि बहुत सारे इस तरह से ट्रैकिड्स मिल करके ये भी एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन ये पूरा ओपन नहीं होता। देखिए यहां आकर के बंद है, यहां आकर के बंद है। तो अब बंद है तो फिर यहां से यहां मटेरियल कैसे जाएगा भाई, नीचे से ऊपर मटेरियल कैसे जाएगा? तो यहां उसके लिए पीट्स होते हैं। पीट्स मतलब पतले, पूरा पोर तो नहीं होता, ओपन पोर नहीं होता, लेकिन पोर के ही जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ट्रैकिड्स जो है ये किनारे होता है, किसके? वेसल्स के किनारे होता है। इसके ये साइड भी ट्रैकिड्स हो सकता है, ठीक। यहां भी ट्रैकिड्स होगा, यहां भी ट्रैकिड्स होगा, ठीक है। ये ट्रैकिड्स मिल करके वाटर के जाने का एक पाथ बनाता है, और वेसल्स भी मिल करके वाटर के जाने का एक पाथ बनाता है, ठीक। इसके अलावा पेरेंकाइमा भी होता है, बट उसका कंडक्शन में रोल नहीं होता, और फाइबर भी होता है, जाइलम फाइबर, है ना। पीछे देख सकते हो, मैंने बताया आपको जाइलम के सभी कंपोनेंट्स, तो वो सब केवल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये टोटल स्ट्रक्चर मिल करके जो बनता है उसको हम कहते हैं जाइलम टिश्यू, ठीक, जाइलम टिश्यू। अब क्या है, जाइलम टिश्यू जो है स्टेम में होता है। इसी तरह मान लेते हैं ये इसका रूट है, तो रूट के अंदर भी देखिए जाइलम टिश्यू होता है, रूट के अंदर भी जाइलम टिश्यू होता है, ठीक। ये भी रूट है, इसके अंदर भी जाइलम टिश्यू, देखिए यहां से ब्रांच बन जाएगा, जाइलम टिश्यू इधर चला जाएगा। फिर यहां से देखिए जाइलम टिश्यू ब्रांच होकर के इधर भी जाएगा, और जाइलम टिश्यू ब्रांच बना के इधर भी जाएगा। तो प्लांट के हर पार्ट में जाइलम टिश्यू फैला हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो रूट है स्टूडेंट्स, ठीक है, रूट के सबसे बाहर में, है ना, सबसे बाहर में रूट हेयर्स होता है। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं रूट हेयर, रूट हेयर। अब रूट हेयर देखिए ये वाला लेयर से कनेक्टेड है। रूट का ये सबसे बाहरी लेयर है, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक। अब एपिडर्मिस के अंदर देखो ये वाला जगह, ये जो जगह है, इसको हम कहते हैं रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स कहते हैं इसको हम लोग। और इसके बाद हमें मिलता है देखिए जाइलम। तो जाइलम के बाहर ना, देखिए यहां पे जाइलम के बाहर आपको एक लेयर मिलता है सेल्स का, इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे बाहर में रूट हेयर है, रूट हेयर जिस सरफेस से अटैच होता है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। अब एपिडर्मिस से अंदर जाओगे तो रूट कॉर्टेक्स मिलेगा, और रूट कॉर्टेक्स से अंदर जाओगे तो आपको एंडोडर्मिस मिलेगा, और एंडोडर्मिस के अंदर जाओगे तो आपको जाइलम मिलेगा, ठीक। तो देखिए क्या होता है, ये जो रूट हेयर है, ठीक, रूट हेयर सबसे पहले क्या करता है, अपने में, है ना, रूट हेयर जो है वो एक सेल जितना थिक होता है, ठीक। तो अपने में क्या करता है ना, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लेता है, ठीक। तो जब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन रूट हेयर में बढ़ जाता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस से वाटर रूट हेयर के अंदर चला आता है, ठीक। तो रूट हेयर क्या करता है, टेक्स वाटर, ठीक है, कौन सा प्रोसेस से? तो डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो वाटर सबसे पहले किसमें आता है स्टूडेंट्स? रूट हेयर के अंदर आता है, ठीक, डिफ्यूजन प्रोसेस से। अब क्या होता है कि वाटर में, देखिए यहां पे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स। अब मिट्टी में मिनरल्स होता है, तो मिनरल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और जब रूट हेयर उसे एब्जॉर्ब करता है उस समय मिनरल्स भी उसके साथ चला जाता है। तो वाटर भी लेता है, और क्या लेता है? डिसॉल्व्ड मिनरल्स,
डिसॉल्व्ड मिनरल। ठीक, तो सबसे पहले रूट हेयर वाटर को लेता है और डिसॉल्व मिनरल्स को, कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस है। अब रूट हेयर से वाटर जो जाएगा वो जाएगा सबसे पहले बाहर वाला एपिडर्मिस में, ठीक है, एपिडर्मिस में जाएगा। अब रूट हेयर से एपिडर्मिस में कौन सा प्रोसेस से जाएगा वाटर, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस से रूट हेयर से वाटर एपिडर्मिस के अंदर जाएगा। अब एपिडर्मिस से फिर कहा जाएगा वो, रूट कॉर्टेक्स में, रूट कॉर्टेक्स, वाटर अब जाएगा रूट कॉर्टेक्स में। रूट कॉर्टेक्स में भी ये कौन सा प्रोसेस से जाएगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस से जाएगा। अब रूट कॉर्टेक्स के बाद आगे क्या मिलेगा, एंडोडर्मिस। अब वाटर जो है वो जाएगा एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस में जाएगा। अब एंडोडर्मिस से फिर वाटर किस में जाएगा, अब वो जाएगा जाइलम में, किसमें, रूट जाइलम, रूट वाला जाइलम में पानी एंटर करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है कि सिर्फ जब रूट सॉइल में से वाटर को लेता है तब वो डिफ्यूजन प्रोसेस से लेता है, और एक बार पानी जब रूट हेयर के अंदर चला गया तब वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से पहले एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस के बाद रूट कॉर्टेक्स में, रूट कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस में, और एंडोडर्मिस के बाद जाइलम टिश्यू में एंटर करता है वाटर। ठीक है, चलिए अब क्या है स्टूडेंट्स, जब वाटर जाइलम के अंदर चला गया तो अब वो रूट वाला जाइलम से जाएगा कहां पे, स्टेम वाला जाइलम। देखिए सॉइल के नीचे रूट होता है, इसके ऊपर स्टेम, उसके बाद वो जाएगा कहां पे, रूट जाइलम के बाद वाटर जाता है स्टेम जाइलम में, स्टेम जाइलम में जाएगा। ठीक, और फिर स्टेम वाला जाइलम से फिर ये लीफ वाला जाइलम में चला जाएगा। ठीक है, पानी स्टेम जाइलम से फिर कौन सा जाइलम में जाएगा, लीफ जाइलम में। ठीक है, अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर रूट जाइलम तक तो चला आता है, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर रूट जाइलम तक चला आता है, लेकिन क्या ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही पानी पत्ता तक पहुंच जाता है क्या, तो ऐसा नहीं है। ऐसा होने के लिए अलग प्रोसेस है, चलिए हम उसे जान लेते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपने नीचे के क्लासेस में कभी सुना होगा ट्रांसपिरेशन, और नहीं सुना होगा तो आज सुन लो। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं। इसी से क्लियर होगा कि आगे का सफर पानी का कैसे तय होता है। ठीक, देखिए क्या है, ये जो लीफ है, लीफ के अंदर आपको पता होगा छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो जब सनलाइट लीफ में पड़ता है, ठीक है, तो लीफ के अंदर जो वाटर मौजूद होता है, ठीक, लीफ के अंदर जो वाटर मौजूद होता है, इस वाटर का ना इवापोरेशन होने लगता है। ठीक है, इवापोरेशन। ठीक, अब जब वाटर का इवापोरेशन होगा तो स्टोमेटा खुल जाता है, और स्टोमेटा के जरिए वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में निकलने लगता है। तो वाटर का स्टोमेटा से वेपर के फॉर्म में निकलने का ही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपिरेशन। ठीक, तो ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन है लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर, मतलब जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसके अंदर, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ in the form of vapor is called transpiration, ठीक। अब इससे क्या होगा, जो पानी लॉस हो जाएगा वाटर के लीफ के सरफेस से जो वाटर लॉस हो जाएगा, उससे क्या होने वाला है,
तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या होती है, चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि आपने कभी ना कभी कोल्ड ड्रिंक जरूर पिया होगा। तो याद कीजिए, आप बचपन के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, जब आपकी उम्र 4 से 5 साल की है। तो क्या करते हो, ग्लास के अंदर कोल्ड ड्रिंक भर लेते हो, या बोतल में भी रहता है तो रहने देते हो। अब आप एक स्ट्रॉ लेते हो, एक पाइप लेते हो, ठीक, पाइप को यहां डालते हो, ठीक है, और उसके बाद तुम क्या करते हो, अपना माउथ यहां पे लगाते हो, ठीक है भाई, अपना माउथ यहां पे लगाते हो, ठीक है। ये पाइप चलो आपके माउथ के अंदर डाल दिया, ठीक। अब आप क्या करते हो, पाइप के अंदर जो एयर होता है ना, उसको आप खींचते हो। तो पाइप का एयर जब आप खींचते हो तो इसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है, और यहां पे देखिए, यहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है ज्यादा, तो लिक्विड जो है पाइप के अंदर घुस जाता है और ये आपके मुंह की ओर खींचा चला आता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि एक सक्शन क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, सक्शन। बट ये सक्शन क्रिएट होने के लिए इसके अंदर का जो एयर है उसे निकलना पड़ेगा, और वही काम हम करते हैं। मुंह में पाइप लेकर के ऐसे खींचते हैं, तो खींचते हैं तो क्या होता है कि यहाँ का एयर निकल जाता है, जिससे यहाँ का जो प्रेशर है वो घट जाता है, और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए लिक्विड इसके अंदर चला जाता है। सेम फिनोमेना प्लांट के भी अंदर होता है। देखिए क्या है, जब यहाँ पे ट्रांसपीरेशन होता है तो वाटर यहां से निकल जाता है। तो जब वाटर निकल जाएगा तो यहाँ का प्रेशर घट जाता है, ठीक है, और प्रेशर घटने की वजह से यहाँ पे एक पुल क्रिएट हो जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है। उसी ट्रांसपीरेशनल पुल की वजह से पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझना हमें, क्या ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पानी का लॉस होता है। कहां से, लीफ के सरफेस से। किस फॉर्म में, तो वेपर के फॉर्म में। और ये क्या कॉज करता है, इट causes सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर या सिर्फ सक्शन भी कहा जाता है इसको, सक्शन प्रेशर इन द जाइलम, ठीक है, सक्शन प्रेशर इन द जाइलम, ठीक है। दिस प्रेशर यस, दिस सक्शन प्रेशर, this suction pressure pull the water up। ये सक्शन प्रेशर ही वाटर को ऊपर खींच लेता है, पुल द वाटर अप टू द लीफ, पत्ते तक खींच लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि वाटर जो है वो सॉइल से लीफ तक 3 प्रोसेस से पहुंचता है। पहला प्रोसेस है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए वाटर जो है वो रूट एयर में आता है। अब ऑस्मोसिस के जरिए रूट एयर से एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स में, रूट कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस तक, ठीक है, देखिए एंडोडर्मिस तक, और फिर एंडोडर्मिस से रूट जाइलम तक, यहां तक ऑस्मोसिस प्रोसेस है। अब इससे आगे है ना, रूट जाइलम से स्टेम जाइलम, और स्टेम जाइलम से लीफ जाइलम तक पहुंचता है सक्शन पुल की वजह से या सक्शन प्रेशर की वजह से। और ये सक्शन पुल या सक्शन प्रेशर किसकी वजह से क्रिएट होता है, तो ट्रांसपीरेशन की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज सेल सेप, सेल सेप या जाइलम सेप, जाइलम सेप, या सिर्फ सेप भी कहा जाता है कि सेप क्या होता है। ये क्या होता है, तो वाटर एलंग विथ मिनरल्स, वाटर एलंग विथ dissolved minerals, dissolved minerals, dissolved minerals found in cells या कहो जाइलम is called sep,
तो अगर पूछ दे सेल शेप क्या है तो खाली यहाँ पे जाइलम लिख देना, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जाइलम। सेल शेप पूछे तो सिर्फ सेल लिख देना, जाइलम शेप पूछे तो जाइलम लिख देना, सिर्फ शेप पूछे तो सेल लिख देना, ठीक है। कुल मिलाकर के शेप वाटर के अंदर डिजॉल्व मिनरल्स को कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जाइलम का फंक्शन कंप्लीट होता है और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के जरिए होता है। जाइलम की खास बात यह है कि ये वन वे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, सिर्फ ये नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि रूट से लीफ की तरफ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब आइए जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो दो चीजें और बची हुई है, फूड और हार्मोन्स, उसका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के जरिए कैसे होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग फ्लोएम का रोल, ठीक है। फ्लोएम का रोल देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई प्लांट है, ये उसका स्टेम है और ये उसका रूट है, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, जो फ्लोएम है ना उसका मेन जो पार्ट होता है वो सीव ट्यूब होता है, ठीक। तो सीव ट्यूब भी क्या है, इसी तरह का एक सेल होता है, देखिए इस तरीके का सेल होता है, ठीक, ट्यूबुलर सेल। लेकिन इसका ओपन एंड नहीं रहता, देखिए यहाँ पे ना सीव रहता है, जाली के जैसा होता है। फिर दूसरा वाला सेल है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का सीव रहता है, जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। जबकि हमने देखा था कि जाइलम वेसल जो होता है उसमें पूरा कंटिन्यू रहता है, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे रुकावट होता है, ठीक है। ये जो आपका है सीव ट्यूब है जो कि फ्लोएम का एक पार्ट है, ठीक। और इसके अलावा इसके बगल में यहाँ पे कंपेनियन सेल होता है, ठीक है, इसी के बगल में जो होता है वो होता है कंपेनियन सेल, ठीक है, कंपेनियन सेल। तो मेनली यही दो पार्ट फ्लोएम के कंडक्शन का काम करते हैं, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो सब जगह पे होता है, लीव्स में भी होता है, ठीक है। इसी तरह से ये रूट्स तक जाता है फ्लोएम, ठीक है, इस तरह से ये रूट्स तक जाता है, सभी लीव्स तक भी जाता है, ठीक। इस तरीके से कौन कौन, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। एक और चीज बता दें आपको कि कंपेनियन सेल जो होता है ना, ये इसके एडजेसेंट में, ठीक है, इसके बगल में होता है और ये कोई भी साइड हो सकता है, देखिए इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी साइड हो सकता है कंपेनियन सेल, ठीक। चलिए इसके अलावा जो बच गया आपका पैरेंकाइमा और फाइबर्स, तो वो सिर्फ इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से लीफ के अंदर क्या बनता है, फूड बनता है, ठीक। फूड के बाद है ना, जो प्लांट का जो टिप होता है ना, टिप ऊपर वाला, और जो रूट का टिप होता है नीचे वाला, यहाँ पे हार्मोन्स भी बनता है, ठीक, हार्मोन्स बनता है, ठीक है। तो ये जो फूड और हार्मोन है ये सबसे पहले चला आता है सीव ट्यूब के अंदर, ठीक है। लेकिन सीव ट्यूब के अंदर आने के लिए क्या करता है, एनर्जी खर्च करता है, ठीक है। अब ये एनर्जी कहां से मिलेगा, तो एटीपी से, है ना, फ्रॉम एटीपी, एटीपी से एनर्जी लेता है कौन, तो फ्लोएम, और इस एनर्जी का यूज करके ये फूड को और हार्मोन को लोड करता है, किसमें, ये लोड करता है सीव ट्यूब में। अब क्या है, जब सीव ट्यूब में ये लोड हो जाता है तो आसपास से वाटर जो है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से सीव ट्यूब के अंदर चला आता है। तो सीव ट्यूब के अंदर अब क्या क्या हो गया, यहाँ तो सबसे पहले फूड आता है, ठीक है, और हो सके तो हार्मोन का जरूरत पड़ेगा तो हार्मोन भी आ जाएगा। और अब यहाँ पे क्या एंटर करता है, वाटर एंटर करता है। तो वाटर जब एंटर करता है तो यहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ जो प्रेशर बनता है ना उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। तो अब चूंकि प्रेशर यहाँ बढ़ जाता है, अब जहां फूड की जरूरत है, जैसे अगर रूट को फूड का जरूरत है, ठीक है, अगर रूट को फूड का जरूरत है तो यहाँ पे क्या है ना, प्रेशर कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो ऑटोमेटिकली फूड जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए पुश होता हुआ, है ना, पुश होता हुआ जो है वो कहां तक पहुंच जाता है, रूट की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, या मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरा ब्रांच है और इस ब्रांच में फूड की जरूरत है, तो फ्लोएम का कनेक्शन इस ब्रांच में भी होगा और फ्लोएम से होते हुए फूड इस ब्रांच तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फूड और हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के जरिए प्लांट्स में होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं फ्लोएम में और जाइलम में। ठीक, एक तरफ हम जाइलम की बात कर लें और दूसरी तरफ फ्लोएम की। तो पहली बात क्या है कि जाइलम जो है वो किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर का और मिनरल्स का। ठीक है, ये इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम की बात करें तो ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का और हार्मोन्स का। ठीक है, फूड्स और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरी बात क्या है, जाइलम जो है ना वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम में देखा था कि रूट से खाली लीफ की तरफ मटेरियल ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, किधर से किधर, रूट से लीफ की तरफ होता है। जबकि फ्लोएम में ऐसा नहीं है, फूड की जरूरत लीफ से रूट की तरफ है तो रूट की तरफ भी आएगा। अगर रूट में एक्स्ट्रा फूड है, ठीक है, और मान लो सनलाइट का दिन नहीं है, बादल का, धूप वाला दिन नहीं है, ठीक है, बादल वाला दिन है और फूड की कमी हो गई पत्ते में, तो फूड ना नीचे से ऊपर भी जा सकता है। ठीक, तो यहां पे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल हो सकता है, बाई डायरेक्शनल, यानी कि अपवर्ड भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है फूड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है फूड का ट्रांसपोर्ट और नीचे भी हो सकता है, जबकि यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ अपवर्ड ही यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, अच्छा, जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें कहीं एनर्जी की यूज नहीं होती है। ठीक है, विदाउट यूजिंग एटीपी। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनर्जी ऑफ एटीपी, एनर्जी ऑफ एटीपी। एटीपी के अंदर जो एनर्जी होता है उसका यूज जाइलम नहीं करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है भाई, फूड को सीव ट्यूब में लोड करने के लिए या फ्लोएम में लोड करने के लिए एनर्जी यूज करता है। ठीक है, यूज एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ठीक है, अच्छा, एक चीज है कि जाइलम में जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसका जो कॉज होता है ना, उसकी जो वजह होता है वो होता है ना ट्रांसपिरेशनल पुल, या इसी को सक्शन पुल भी कहते हैं हम लोग, सक्शन पुल। ठीक है, सक्शन पुल की वजह से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और यहां पर ना ऑस्मोटिक प्रेशर से होता है, प्लस एनर्जी से भी होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के भी यूज होता है और एनर्जी ऑफ एटीपी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम कंपैरेटिव स्टडी जाइलम और फ्लोएम का कर लिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक और चीज कभी कभी सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फ्लोएम जो फूड और हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है ना, यही कहलाता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय फ्लोएम फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इज कॉल्ड, चलो लिख लेना, ट्रांसलोकेशन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है
इसको आज हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद एक बहुत ही छोटा टॉपिक बचा हुआ है, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो उसको जब कंप्लीट कर लेंगे हम लोग तो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसका डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।